हेलो एवरीवन। आज 15 अप्रैल 2026 है और कंपाउंड आईएएस लर्निंग के इस करंट अफेयर्स डीप डाइव सेशन में हम कुछ बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स को गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। और सेशन शुरू करने से पहले सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत सख्त सलाह है। देखिए, अक्सर एक गलती होती है कि हम सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस काम हो गया। हाँ, और मतलब सिर्फ पीडीएफ पढ़ना तो वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी घने जंगल में घूमना। राइट। आपको दिशा तभी मिलेगी जब आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, चीजों को कॉन्सेप्ट के लेवल पर समझेंगे। एकदम सही बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक बार आज के ब्लूप्रिंट का ओवरव्यू ले लेते हैं। जीएस2 पॉलिटी और गवर्नेंस में हम डिलिमिटेशन 2026 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट कवर करेंगे। और फिर जीएस3 के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था वाले हिस्से में हम हीट क्राइसिस लेजिस्लेशन और फूड वेस्ट इंडेक्स को डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। इसके अलावा विज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का एवोल्यूशन, एएनआरएफ और होल एक्सोम सीक्वेंसिंग पर बात होगी। और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी कुछ है, जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स, इंडिया जर्मनी टाइज और सूडान क्राइसिस। हाँ, और प्रीलिम्स फोकस के लिए कुछ हाई यील्ड मैपिंग भी है, जैसे नर्मदा और अंडमान सी, सुकुराजीमा वोल्कानो और एक्सरसाइज डस्टलिक। तो बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है आज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम बात करें 131वें संविधान संशोधन बिल यानी 131st अमेंडमेंट बिल 2026 की। ये बिल बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन 2026 को शक्तियां देता है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। और उनके साथ सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से 2011 के सेंसस डेटा के आधार पर ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, 2011 वाले डेटा पे। राइट। इसमें दो क्लियर रास्ते हैं, पाथ ए और पाथ बी। पाथ ए सीटों के विस्तार से जुड़ा है, जहां आर्टिकल 81 और 82 में संशोधन होगा। राइट, मतलब लोकसभा की मैक्सिमम कैपेसिटी जो अभी 543 है वो बढ़ जाएगी। हाँ, और वो जंप करके सीधे 850 सीटों पर चली जाएगी। वाओ, 850। इसमें से राज्यों का कितना शेयर होगा? इसमें 815 सीटें राज्यों से होंगी और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से। और पाथ बी क्या है? पाथ बी महिला आरक्षण से डील करता है। आर्टिकल 334A में संशोधन करके महिलाओं के 33% आरक्षण को 2026 के बाद की जनगणना वाली शर्त से अलग यानी डीलिंक कर दिया गया है, ताकि सीट रोटेशन के जरिए इसे बिना इंतजार किए तुरंत लागू किया जा सके। एग्जैक्टली। पर मुझे एक बात बताइए, क्या ये अचानक से संसद में कुर्सियां बढ़ाने जैसा नहीं है? इसका ऐतिहासिक आधार क्या है? ये बहुत वैलिड सवाल है और इसे डिटेल में समझने के लिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम डिलिमिटेशन के इतिहास को देखें तो 1971 का सेंसस ही हमारे वर्तमान सीट आवंटन का बेस है। राइट। फिर 1976 के 42nd संशोधन ने तो सीटों को 2001 तक फ्रीज कर दिया था ना? हाँ, और उसका लॉजिक ये था कि देश को जनसंख्या नियंत्रण की तरफ पुश करना है। अच्छा, ताकि जो राज्य फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें पॉलिटिकली नुकसान ना हो। बिल्कुल। फिर 2001 में इस फ्रीज को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया और अब 2026 में 2011 के डेटा का उपयोग करके इसे अनफ्रीज करने का प्रपोजल है। लेकिन इससे तो एक बहुत बड़ा उत्तर दक्षिण जनसांख्यिकीय विभाजन यानी नॉर्थ साउथ डिवाइड खड़ा हो जाएगा। वही सबसे बड़ा मुद्दा है। दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व घटकर लगभग 20% ही रह जाएगा और उत्तर भारतीय राज्यों का? उनका प्रतिनिधित्व बढ़कर लगभग 43% हो जाएगा। मतलब एक कंट्रास्ट देखिए, केरल की सीटें 20 से बढ़कर शायद 23 होंगी, जबकि यूपी की सीटें 80 से बढ़कर सीधे 133 हो जाएंगी। वेट, ये तो बहुत अनफेयर लगेगा। मतलब जिस राज्य ने नेशनल पॉलिसी को माना उसी को पार्लियामेंट में मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और यहीं से असिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाम सिमेट्रिक फेडरलिज्म की डिबेट शुरू होती है। सिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब जैसे अमेरिकी सीनेट का मॉडल है। हाँ, जहां हर राज्य को बराबर सीटें मिलती हैं, चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो। भारत में ये बैलेंस कैसे बनेगा, ये डिलिमिटेशन कमीशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। खैर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब राजनीति से थोड़ा मनोरंजन की दुनिया पर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 और इसके एंटी पायरेसी मैंडेट्स। राइट। इसका ट्रिगर था एक तमिल फिल्म जाना नायगन का हाई क्वालिटी लीक होना। इसके बाद 2023 से नियम बहुत सख्त कर दिए गए। आयु वर्गीकरण में भी बदलाव हुआ है ना? पहले सिर्फ यू, यूए, ए और एस होता था। हाँ, अब इसे और बारीक करके
US 7+, UA 13+ और US 16+ कर दिया गया है। और जो प्रमाण पत्र की वैलिडिटी पहले सिर्फ 10 साल थी, वो अब आजीवन यानी परपेचुअल हो गई है। एग्जैक्टली। और एक बड़ा शिफ्ट ये है कि पहले केंद्र सरकार के पास रिव्यू की शक्ति थी, जिसे गवर्नमेंट ओवरराइड कहते थे। यानी सरकार CBFC का फैसला पलट सकती थी। बिल्कुल, पर अब वो हटा दी गई है। इससे CBFC की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई है। और जहां तक एंटी पायरेसी पेनल्टी का सवाल है, अब बिना अनुमति थिएटर रिकॉर्डिंग पर 3 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है। और फाइन भी तो बहुत है, फिल्म की ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% तक। हाँ, जो करोड़ों में होता है। मतलब सिर्फ एक फिल्म की चोरी से पूरे देश के सेंसर बोर्ड के नियम बदल गए। ये दिखाता है कि डिजिटल युग में पायरेसी कितना बड़ा अपराध बन चुका है। एकदम सही। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम AI फॉर गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति का IIPA एड्रेस हुआ था, राइट? 72वें स्थापना दिवस और 5वें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर में। हाँ, और उन्होंने सटीक शासन वितरण यानी प्रिसिजन गवर्नेंस डिलीवरी के 3 पिलर्स पर बात की। पहला पिलर है भाषाई सशक्तिकरण। इसमें भाषणी प्लेटफॉर्म का रोल आता है, जो लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करने वाला नेशनल AI प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। दूसरा पिलर हेल्थ केयर एक्सेस से जुड़ा है। इसमें ई-संजीवनी के जरिए टेलीमेडिसिन, AI द्वारा TB स्क्रीनिंग और पोर्टेबल एक्सरे शामिल हैं। और तीसरा पिलर है इकोसिस्टम और वर्कफोर्स, जिसमें ANRF, इंडिया AI मिशन, स्किल इंडिया डिजिटल हब और युवा AI जैसी चीजें आती हैं। राइट। और इससे हम होल एक्सोम सीक्वेंसिंग जैसी कॉम्प्लेक्स फील्ड्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका कोर फिलॉसफी यही है कि AI के इस्तेमाल से वेलफेयर स्कीम्स की सटीक डिलीवरी हो और लीकेज कम हो। हाँ, ताकि सबका साथ सबका विकास का विजन सही मायने में जमीन पर उतरे। बिल्कुल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं भारत के हीट वेव संकट की। यहाँ एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। ये बहुत ही सीरियस इशू है। डेटा देखिए, भारत के 57% जिले अब हीट प्रोन घोषित हो चुके हैं। 57%। और इसमें सबसे ज्यादा खतरे में है वो 490 मिलियन अनौपचारिक मजदूर जो बाहर काम करते हैं। हाँ, और यहाँ एक क्लाइमेट कास्ट नेक्सस भी काम करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात हमारी कानूनी कमियां हैं। जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, वो आज भी सिर्फ इंडोर काम करने वालों की रक्षा करता है। तो आउटडोर मजदूरों को तो भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। वेट, पर OSHVC कोड 2020 में तो कुछ प्रावधान होने चाहिए ना? यही तो प्रॉब्लम है। इस कोड ने बाहरी गर्मी को अनिवार्य चिंता की सूची से हटा दिया है। इसका सेक्शन 23 मौसम के मानकों को केवल विवेकाधीन या डिस्क्रिशनरी बनाता है, अनिवार्य नहीं। और सबसे बड़ा पॉलिसी ट्रैप तो वो 10% ट्रैप है। राइट, क्योंकि हीट वेव राष्ट्रीय स्तर पर नोटिफाइड डिजास्टर की सूची में नहीं है। तो राज्य सरकारें अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF का केवल 10% ही राहत के लिए उपयोग कर सकती हैं। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे आपके घर में आग लगी हो, लेकिन कानून कहता है कि आप बुझाने के लिए बाल्टी का सिर्फ 10वां हिस्सा ही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो इसका सलूशन क्या है? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। वर्तमान में NDM ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे अर्ली वार्निंग के लिए येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट। पब्लिक कूलिंग स्पेस बनाना। हाँ, और काम के घंटे बदलना, जैसे दोपहर 12 से 4 बजे तक काम से बचना। लेकिन सबसे बड़ा साइंटिफिक शिफ्ट है हीट इंडेक्स का उपयोग। मतलब सिर्फ तापमान नापने के बजाय तापमान और नमी दोनों को मापना। बिल्कुल, ताकि वेट बल्ब की घातकता को मापा जा सके। जब ह्यूमिडिटी 100% होती है तो पसीना इवेपोरेट नहीं होता और बॉडी ठंडी नहीं हो पाती, जो कि जानलेवा है। इसीलिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू कूल को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। हाँ, और अब आवश्यक कार्रवाई ये है कि 2026-31 की नेशनल डिजास्टर लिस्ट में हीट वेव को शामिल किया जाए। और साथ ही गिग और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए पैरामेट्रिक हीट इंश्योरेंस भी लागू किया जाए। एकदम सही। अब पर्यावरण के एक और एंगल को देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। UNEP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसके आंकड़े तो बहुत डराने वाले हैं। जो वेस्ट फनल है, 60% बर्बादी सीधे घरों में होती है। हाँ, और 28% फूड सर्विसेज में, जबकि 12% रिटेल में। और जब ये जैविक खाना सड़ता है तो मीथेन गैस बनती है, जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों का 8 से 10% है। मुख्य इंसाइट ये है कि अगर फूड वेस्ट एक देश होता तो वह चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एमिटर होता। वाओ, तीसरा सबसे बड़ा।
और ग्लोबल पैराडॉक्स देखिए, दुनिया में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद होता है, जबकि 783 मिलियन लोग भूखे सोते हैं। बिल्कुल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम एक तरफ कुपोषण से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा फेंका हुआ खाना पर्यावरण को खत्म कर रहा है। सही कहा, ये एक कलेक्टिव फेलियर है। खैर, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, जहां हम विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। विंडफॉल टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें बाहरी घटनाओं के कारण अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। हाँ, मतलब उन्होंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। जैसे अभी पश्चिमी एशिया में संघर्ष के कारण सप्लाई चेन टूट गई है, जिससे वैश्विक कीमतों पर असर पड़ा है, खासकर कच्चे तेल और इंडस्ट्रियल सल्फर पर। बिल्कुल। तो ऐसे अनअर्न्ड प्रॉफिट पर सरकार ये हाई टैक्स लगाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल यानी EIC, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर आता है। राइट। इसका काम है भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। अब विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाले सामान और फर्नीचर जैसी वस्तुओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे के एवोल्यूशन की, 1853 से लेकर 2026 तक। ये तो किसी सिनेमैटिक जर्नी जैसा है। 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से थाने चली थी, सिर्फ 34 किलोमीटर। हाँ, और इसे फॉल्कलैंड नाम के स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था, GIPR नेटवर्क पर। फिर 1881 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे आई और 1895 में अजमेर वर्कशॉप में हमारा पहला स्वदेशी लोकोमोटिव बना। और 1925 में तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी आ गई थी, बॉम्बे VT से कुर्ला के बीच। और आज अगर 2025-2026 का स्केल देखें तो ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हो चुका है। एग्जैक्टली। ये लगभग 69,873 रूट किलोमीटर है। और डेटा सुनिए, रेलवे ने 741 करोड़ यात्रियों और 1670 मीट्रिक टन माल को संभाला है। वाह, 741 करोड़ पैसेंजर्स। हाँ, और इससे 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आज रेलवे रोजाना लगभग 25,000 ट्रेनें चलाती हैं। तो 1853 की उस छोटी सी यात्रा से लेकर आज 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन तक रेलवे सच में भारत की अर्थव्यवस्था की असली नब्ज है। बिल्कुल। मॉडर्न रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सेफ्टी। जब ट्रेन्स 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं तो मार्जिन ऑफ एरर 0 होना चाहिए। यहाँ स्लाइड पर कवच का मेंशन है। हाँ, जो हमारा इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। राइट। और डेटा बताता है कि ये अभी तक 3100 रूट किलोमीटर्स यानी 3100 RKM पर कमीशन हो चुका है और करीब 24,400 RKM पर इसका काम अभी चल रहा है। मैं सोच रहा था, कवच इफेक्टिवली एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह ही तो काम करता है ना। 2 ट्रेन्स को एक ही ट्रैक पर आने से ऑटोमेटिकली रोक लेता है। एग्जैक्टली। वो ह्यूमन एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। पर देखिए, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट पे मेरा ध्यान खींचा। यहाँ IP, MPLS और यूनिफाइड टेलीकॉम की बात की गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि रेलवेज जैसे पूरे फिजिकल नेटवर्क में, जहाँ लोहे के ट्रैक्स और इंजन्स हैं, वहाँ IP, MPLS जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स डिजिटल बैकबोन की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। IP-MPLS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अब देखिए, कवच या कोई भी मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम हवा में तो काम करेगा नहीं। हाँ, लॉजिक तो है। उसको हर माइक्रोसेकंड डेटा चाहिए। ट्रेन की करंट स्पीड क्या है, अगला सिग्नल रेड है या ग्रीन, ट्रैक पर कोई फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर इस पूरे कम्युनिकेशन लूप में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी डिले हुआ तो डिजास्टर हो सकता है। ओह वाओ, मिली सेकेंड्स का खेल है पूरा। बिल्कुल। नॉर्मल इंटरनेट नेटवर्क्स में क्या होता है कि डेटा पैकेट्स अक्सर ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, पर IP-MPLS इस डेटा ट्रैफिक को लेबल्स दे देता है, जिससे क्या होता है कि डेटा पैकेट्स को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक सबसे रिलायबल और फास्टेस्ट रास्ते से भेजा जाता है। अच्छा, तो बेसिकली सेफ्टी डेटा के लिए एक VIP लेन बन जाती है नेटवर्क में। सही पकड़ा। ये इंश्योर करता है कि क्रिटिकल सेफ्टी डेटा कभी नेटवर्क कंजेशन की वजह से डिले ना हो, और इस स्ट्रॉन्ग बैकबोन की वजह से ही 1874 स्टेशंस पर वीडियो सर्वेलेंस
और जो नया रेल वन ऐप लॉन्च हुआ है वो स्मूथली फंक्शन कर पा रहे हैं। मतलब फिजिकल सेफ्टी पूरी तरह से इस इनविजिबल डिजिटल एफिशिएंसी पर डिपेंड कर रही है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन में एक और क्लियर ड्यूअल अप्रोच दिख रही है हमें। एक तरफ हमारी इंडिजिनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, जिसने अपनी 1 लाख ट्रिप्स पूरी करके करीब 9.1 करोड़ पैसेंजर्स को सफर कराया है। ये प्रीमियम स्पीड और एफिशिएंसी का एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ अमृत भारत ट्रेन्स हैं, जिनकी 7 सर्विसेज अभी एक्टिव हैं। हाँ, जो नॉन एसी आधुनिक ट्रेन्स हैं। राइट, जो स्पेशली लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए डिजाइन की गई हैं। और इसके अलावा फ्यूचर के लिए MAHSR यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का विजन है, जिसे 320 kmph की डेडिकेटेड स्पीड के लिए बनाया जा रहा है। मुझे ये स्पीड और इंक्लूसिविटी दोनों का बड़ा बैलेंस मॉडल लगता है। देखिए, एक ग्रोइंग इकोनॉमी को दोनों की ही जरूरत होती है। हाई स्पीड रेल और वंदे भारत बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को फास्ट ट्रैक करते हैं। वहीं अमृत भारत ये इंश्योर करती है कि मॉडर्न सेफ्टी और डिग्निटी ऑफ ट्रैवल का अधिकार देश के हर आर्थिक तबके को मिल सके। बिल्कुल सही कहा। अब इस फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी से ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ता है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। हम अब बात करेंगे टेक और रिसर्च इनिशिएटिव्स की, स्पेसिफिकली ANRF और E-SAFER की। ये दोनों ही बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, सबसे पहले ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है और इसने ऑफिशियली पुराने सर्ब को रिप्लेस कर दिया है। इसका बजट देखिए, लगभग 50,000 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं 2023 से 2028 के साइकिल के लिए। 50,000 करोड़ एक बहुत बड़ा R&D आउटले है अपने आप में। राइट। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट जो मुझे लगा वो है सरल AI। ये AI टूल हाई लेवल कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च को आम भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी 18 इंडियन लैंग्वेजेस में शॉर्ट वीडियोस और पॉडकास्ट बनाता है। ये तो सीधा नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करने वाली बात हो गई। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। सरल AI का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि रिसर्च पेपर्स ऐसी टेक्निकल भाषा में लिखे जाते हैं जो सिर्फ एकेडमिशियंस को ही समझ आते हैं। सही बात है, आम आदमी के तो ऊपर से निकल जाता है सब। एग्जैक्टली। इतने बड़े बजट का R&D तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब उस रिसर्च का प्रैक्टिकल फायदा या समझ सोसाइटी के आखिरी इंसान तक पहुंचे। लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना और AI का इस तरह से पॉजिटिव यूज करना एक शानदार मूव है। पर इसके साथ जो दूसरा इनिशिएटिव है स्लाइड पर, सेफर, उस पे मेरा थोड़ा पुशबैक है। अच्छा, क्या डाउट है इसमें? ये माइटी CDAC हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन का एक जॉइंट वेंचर है। इनका लक्ष्य है कि आने वाले 3 साल में रूरल इंडिया में 1 मिलियन यानी 10 लाख महिलाओं को साइबर सखीज बनाया जाएगा। शुरुआत मध्य प्रदेश और ओडिशा से हो रही है, पर मैं सोच रहा था गांव-गांव में 10 लाख महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी जैसी टेक्निकल चीज की ट्रेनिंग देना, लॉजिस्टिकली ये एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या नाइटमेयर जैसा चैलेंज नहीं है। अगर आप इसको एक कन्वेंशनल क्लासरूम ट्रेनिंग की तरह सोच रहे हैं तो हाँ, ये इम्पॉसिबल लगता है। पर E-SAFER का जो ट्रेनिंग मॉडल है वो लीनियर नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल कैसे? इसे एक फेज्ड अप्रोच यानी चरणबद्ध तरीके से MP और ओडिशा में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और फ्रेमवर्क है ट्रेन द ट्रेनर का। CDAC और मेटी अपना टेक्नोलॉजिकल मॉड्यूल क्रिएट करते हैं और रिलायंस फाउंडेशन जैसे पार्टनर्स ग्राउंड लेवल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसमें किसी महिला को कोडर या हैकर नहीं बनाया जा रहा। उन्हें बेसिक डिजिटल हाइजीन सिखाई जाती है, जैसे UPI फ्रॉड से कैसे बचें, फेक फिशिंग लिंक्स को कैसे पहचानें। तो जब एक पंचायत में एक साइबर सखी ट्रेन होती है तो वो अपने कम्युनिटी की 10 और महिलाओं को सिखाती है। इस तरह से नेटवर्क इफेक्ट जनरेट होता है और 1 मिलियन का टारगेट बड़ा इजीली अचीवेबल हो जाता है। हाँ, अब समझ आया। ये नेटवर्क इफेक्ट का लॉजिक काफी सॉलिड है। अब डिजिटल हाइजीन और साइंस से सीधे ह्यूमन बायोलॉजी पर आते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की बात की गई है। सबसे पहला नाम है WES यानी होल एक्सोम सीक्वेंसिंग। हाँ, जेनेटिक्स के फील्ड में ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसे ह्यूमन DNA के सिर्फ 1% हिस्से को, जिसे एक्सोम कहते हैं, उसको डिकोड करने की टेक्निक बताया गया है। ये नई और रेयर जेनेटिक डिजीज को डिस्कवर करने में हाईली इफेक्टिव है।
अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में सोचूं, ये वही एनालॉजी है ना कि आपको पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंडेक्स पढ़ लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। देखिए, ह्यूमन जीनोम बहुत ही विशाल है, लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स का। पर इसमें से सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही प्रोटीन्स बनाता है, जिसे हम एक्सोम कहते हैं। और कैच ये है कि मेडिकली जितनी भी डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस होती हैं, उनमें से लगभग 85% सिर्फ इसी 1% हिस्से में पाई जाती हैं। पहला क्या होता था कि जब किसी बच्चे को कोई ऐसी बीमारी होती थी जो समझ नहीं आती थी, तो पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना पड़ता था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बहुत ज्यादा। पर अब वेस्ट ने उस टाइम और कॉस्ट दोनों को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। इसे प्रिसिजन मेडिसिन का एक फाउंडेशनल पिलर माना जा रहा है आजकल। प्रिसिजन मेडिसिन से एक स्टेप आगे प्रिवेंटिव मेडिसिन का एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है यहाँ। राइट। बीसीजी वैक्सीन का ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए दी जाने वाली ये एक लाइव एटेन्यूएटेड यानी कमजोर किए गए बैक्टीरिया वाली वैक्सीन है। और ये इंट्राडर्मली यानी त्वचा के ठीक अंदर दी जाती है। राइट। और स्लाइड बताती है कि ये बच्चों को सीवियर टीबी से 70 से 80% तक प्रोटेक्शन देती है। पर इसका जो करंट इवेंट हाईलाइट किया गया है वो मेडिकल से ज्यादा डिप्लोमेटिक है। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान को 13 टन बीसीजी वैक्सीन भेजी है। ऐसा लगता है कि 13 टन वैक्सीन का वहां जाना फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा है। इससे ही तो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कहते हैं। एक ऐसे समय में जब अफगानिस्तान डीपली अनस्टेबल है, वहां एक सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, तब वहां मेडिकल सहायता भेजना इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है। ये एसेंशियली जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल है। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अपनी जगह हैं, पर जब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज की बात आती है तो डिप्लोमेटिक चैनल्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए हमेशा ओपन रहने चाहिए। एग्जैक्टली। और इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से इंडिया का ग्लोबल स्टेचर रीइंफोर्स होता है, जो सीधा हमारे अगले टॉपिक से जुड़ता है। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। हम सीधे आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी रिफॉर्म्स और इंडिया के डेफिनेटिव स्टैंड्स पर। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत कोर टॉपिक है। यहाँ द वीटो पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया का आर्ग्यूमेंट एकदम क्लियर है। अगर आप यूएनएससी का विस्तार करते हैं पर नए सदस्यों को वीटो पावर नहीं देते, तो आप सिर्फ 1945 के जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस को ही मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया किसी भी इंटरमीडिएट या नॉन वीटो कैटेगरी को इफेक्टिवली पूरी तरह रिजेक्ट करता है। और इसके पीछे का हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। स्लाइड में एक जबरदस्त हिस्टोरिकल मैथ्स दी गई है। 1960 के दशक में जब यूएनएससी एक्सपैंड हुआ तो वहां सिर्फ नॉन परमानेंट सीट्स जोड़ी गई थीं। इससे उनका जो परमानेंट से नॉन परमानेंट सीट्स का अनुपात था वो 5.6 से बढ़कर 5.10 हो गया था। अगर इस मैथ को ध्यान से देखा जाए तो परमानेंट देशों की रिलेटिव पावर और ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि अब उन्हें और ज्यादा देशों के डिसीजंस पर वीटो करने का पावर मिल गया। मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्या हम सच में अभी भी 1945 के टाइम लूप में फंसे हुए हैं? मैथमेटिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से फंसे हुए हैं। इंडिया यही तो पॉइंट रेस कर रहा है। जब आप उन 5 परमानेंट मेंबर्स जिन्हें P5 कहते हैं, उनके सामने 10 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स बिठा देते हैं जिनके पास वीटो है ही नहीं, तो वो 10 देश क्या है, वो केवल दर्शक यानी स्पेक्टेटर्स बनकर रह जाते हैं। राइट। वो बोल सकते हैं पर रोक कुछ नहीं सकते। एग्जैक्टली। वो डिस्कशन कर सकते हैं पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में नहीं होती। और स्लाइड में वीटो फेलियर का भी डेटा है। 2022 का यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन वीटो के गलत इस्तेमाल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा। तब से अब तक 20 ड्राफ्ट्स पर 24 वीटो डाले जा चुके हैं। 24 वीटो, ये तो पूरा सिस्टम ही पैरालाइज लग रहा है। इसीलिए इंडिया अब अफ्रीकन मॉडल के साथ डीपली अलाइंड है, जो एसेंशियली इस बात की वकालत करता है कि अफ्रीका को भी वीटो के साथ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और साथ ही इंडिया यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी यूएफसी ग्रुप का कड़ी तरह से विरोध करता है, जिसमें पाकिस्तान और इटली जैसे देश हैं, राइट? हाँ, जिनका मेन एजेंडा ही किसी न किसी तरह रिफॉर्म और एक्सपेंशन को डिले करना है। तो यहाँ एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक क्लियरली दिख रहा है। अब इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिक्स से निकलकर जमीनी हकीकत पर चलते हैं। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में 2 बिल्कुल अलग सिनेरियोज को कंपेयर किया गया है। एक तरफ इंडिया जर्मनी रिलेशंस हैं और दूसरी तरफ सूडान वॉर। दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के। बिल्कुल। पहले इंडिया जर्मनी देखें तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे हो रहे हैं। बर्लिन में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस हुए हैं
और सारा फोकस फ्यूचर सेंट्रिक एरियाज पर है, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक, डिफेंस और ग्रीन हाइड्रोजन पर। इस साल के एंड में आईजीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की भी तैयारी हो रही है। ये जो आईजीसी फॉर्मेट होता है ना, ये बहुत ही हाई लेवल मैकेनिज्म होता है। इसमें दोनों देशों के हेड ऑफ स्टेट अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आमने सामने बैठते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस पर फोकस ये दर्शाता है कि ये पार्टनरशिप अब सिर्फ खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स और क्लाइमेट ट्रांजिशन के सॉल्यूशंस ढूंढने पर है। सही बात है, लेकिन इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के ठीक ऑपोजिट स्लाइड के दूसरे हिस्से में सूडान सिविल वॉर का जिक्र है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब अपने चौथे साल में एंटर कर चुका है, जहां सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस यानी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। और इसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट बहुत ही डिस्टर्बिंग है। बहुत ज्यादा। यूएन वुमेन रिपोर्ट के आंकड़े यहाँ दिए गए हैं और ये नंबर्स डरावने हैं। कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े सेक्सुअल वायलेंस में 4 गुना यानी 4x की वृद्धि हुई है। 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां इंटरनली डिस्प्लेस हुई हैं। रिपोर्ट क्लीनली स्टेट करती है कि सेक्सुअल वायलेंस को प्योरली एक वेपन ऑफ वॉर यानी युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक एनालिस्ट के तौर पर हमें यहाँ किसी फैक्शन की साइड नहीं लेनी है, बल्कि इस ह्यूमन ट्रेजेडी के स्केल को समझना है। देखिए, जब रूल ऑफ लॉ कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है तो सबसे बड़ा असर सिविल सोसाइटी पर पड़ता है। जब आर्म्ड फैक्शंस कम्युनिटी को सब्जुगेट या टेरराइज करना चाहते हैं तो सेक्सुअल वायलेंस को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के टूल की तरह डेलिबरेटली यूज किया जाता है। एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए कि वॉर का मतलब सिर्फ बॉर्डर्स का बदलना नहीं होता। इसकी ह्यूमन कॉस्ट ऐसी होती है जिसे मिटिगेट करने में यूएनएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। एब्सोल्युटली। और इसी अस्थिरता का असर ग्लोबल डिफेंस और ट्रेड पर भी पड़ता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहां हम डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहली न्यूज है यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स की। सऊदी अरेबिया ने फॉर्मली अमेरिका से आग्रह किया है कि वो ईरानियन पोर्ट्स पर लगी नेवल ब्लॉकेड को हटा लें। इस रिक्वेस्ट के पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल और इमीडिएट डर छुपा हुआ है। हाँ, स्लाइड बताती है कि डर ये है कि तेहरान यानी ईरान इस ब्लॉकेड के जवाब में बाब अल मंदेब चोक पॉइंट को पूरी तरह बंद कर सकता है। अब देखिए, बाब अल मंदेब एसेंशियली रेड सी का एक अहम कनेक्शन है। अगर मैं इसको ग्लोबल ट्रेड की जुगलर वेन यानी मुख्य नस कहूं तो गलत नहीं होगा। पर एक रीजनल ब्लॉकेड पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को इतना सिवियरली कैसे हिला सकता है? इसको ज्योग्राफी और सप्लाई चेन के लेंस से समझते हैं। बाब अल मंदेब बेसिकली रेड सी और गल्फ ऑफ आइडन के बीच एक बहुत ही नैरो पतला सा स्ट्रेट है। यूरोप और एशिया के बीच स्वेज कैनाल के थ्रू जितना भी मैरीटाइम ट्रैफिक आता जाता है उसको इसी पॉइंट से गुजरना पड़ता है। ओह, ओके। दुनिया का लगभग 10 से 12% टोटल ट्रेड और क्रूशल ऑयल सप्लाई इसी रूट पर निर्भर करती है। अगर ईरान इसको लिटरली ब्लॉक कर दे तो इन शिप्स को पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूमकर केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ेगा। तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन और एक्यूट एनर्जी क्राइसिस, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखते ही देखते ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर बन सकता है। और ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से डील करने के लिए ही मिलिट्रीज को लगातार प्रिपेयर करना पड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ एक्सरसाइज दुस्लिक का मेंशन है। ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच एक जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका पूरा फोकस इंटरऑपरेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर रहता है। ये हर साल ऑल्टरनेट बेसिस पर दोनों देशों में होती है। बिल्कुल। सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी और डिफेंस रिलेशंस बनाए रखने के लिए ये बहुत अहम है। अब इन इंटरनेशनल बाउंड्रीज और स्ट्रेट से लौटकर हम आते हैं अपने देश की बाउंड्री के अंदर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये प्रीलिम्स फोकस मैपिंग स्लाइड है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की 4 लोकेशंस को डिटेल में दिया गया है। पहला है इंडस रिवर डॉल्फिन। ये एक हाईली एंडेंजर्ड प्रजाति है। हाँ, और स्लाइड कहता है कि भारत में ये मुख्य रूप से ब्यास रिवर यानी व्यास नदी में पाई जाती है। दूसरा मार्क है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ये लोहित नदी बेसिन में स्थित एक 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। राइट। तीसरा पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है, नर्मदा रिवर का। यहाँ एक वायरल कंट्रोवर्सी का रेफरेंस दिया गया है, जहां पातालेश्वर महादेव टेम्पल में 11,000 लीटर दूध बहाया गया। पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुख्य फैक्ट ये है कि नर्मदा सरदार सरोवर डैम की प्रमुख नदी है। और आखिरी लोकेशन है तेलंगाना की इटोरनागारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे गोदावरी नदी बिल्कुल 2 हिस्सों में बांटती है और ये फेमस समक्का सरलम्मा टेम्पल का घर है।
मैं हमेशा सोचता हूँ कि नदियाँ किस तरह से ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हमारी कल्चर दोनों को आपस में इतना टाइटली बाइंड करती हैं। बिल्कुल। इन चारों पॉइंट्स में वही पैटर्न है। देखिए, प्रीलिम्स में आमतौर पर किसी फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर को एक कल्चरल फेस्टिवल या किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज के साथ जोड़कर ही सवाल बनाया जाता है। जैसे गोदावरी का सम्मक्का सरलम्मा के साथ कनेक्शन, या फिर ब्यास नदी और उसकी डॉल्फिन का इकोसिस्टम। लोहित रिवर की कलाई 2 की बात करें तो रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि वहां कोई मैसिव डैम या रिजर्वॉयर नहीं बनेगा, सीधा फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी यूज होगी, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान कम हो। ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी था। अब इंडियन ज्योग्राफी के बाद एक नजर डालते हैं दुनिया के नक्शे पर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ ग्लोबल ज्योग्राफी पर फोकस है। पहला है अंडमान सी। ये एक मार्जिनल सी है जो मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल डमरू मध्य के थ्रू बे ऑफ बंगाल को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। ये लोकेशन हाल ही में ट्रेजिकली न्यूज में थी क्योंकि यहाँ 250 रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी एक बोट पलट गई थी। ज्योग्राफी अक्सर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का थिएटर बन जाती है। सही बात है। दूसरी लोकेशन जो मैप पर है वो है साकुराजिमा वोल्केनो। ये जापान के क्यूशु आइलैंड के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। इसे एक हाईली एक्टिव एंडेसिटिक स्ट्रैटोवोल्केनो कहा गया है जो एक कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन पर स्थित है। ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल हो गए। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स हमेशा इतने वायलेंट और अस्थिर क्यों होते हैं, और ये एंडेसिटिक मैग्मा क्या चीज है? मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन वो जगह होती है जहां दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और एक हैवी प्लेट दूसरी के नीचे सबडक्ट हो जाती है, यानी धंस जाती है। इस रगड़ और एक्सट्रीम हीट से मैग्मा बनता है। अब आते हैं एंडेसिटिक मैग्मा पर। इस मैग्मा में सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो सिलिका से क्या फर्क पड़ता है? सिलिका इस मैग्मा को बहुत गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, यानी हाई विस्कोसिटी। जब अर्थ के नीचे से गैस बबल्स ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो इस गाढ़ेपन की वजह से उन्हें रास्ता नहीं मिलता। अंदर का प्रेशर लगातार बिल्डअप होता रहता है। इसको आप एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह सोच सकते हैं जिसका सेफ्टी वाल्व जैम हो गया हो। ओह, तो मतलब जब प्रेशर फाइनली निकलेगा तो वो एक मैसिव ब्लास्ट होगा। एग्जैक्टली। जब वो रॉक की लिमिट क्रॉस होती है तो एक एक्सप्लोसिव और हाईली डिस्ट्रक्टिव इरप्शन होता है। साकुराजिमा इसीलिए ही इतना एक्टिव और खतरनाक माना जाता है। ये प्रेशर कुकर वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। कॉन्सेप्ट्स अब बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब आज के इस डीप डाइव को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ आज का मास्टर रिकैप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहले प्रीलिम्स पॉइंटर्स देख लेते हैं। हमने आर्टिकल 82 और 334A में 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का संशोधन देखा, जिससे लोकसभा की टोटल सीट्स 850 तक एक्सपैंड की जा सकती हैं। हमने ANRF का 50,000 करोड़ का बजट देखा, सारेल AI की बात की, फिर ई-सेफर का 1 मिलियन साइबर सखीज का टारगेट देखा जो MP और ओडिशा से शुरू हो रहा है। साथ ही साकुराजिमा को एज एन एंडेसिटिक स्ट्रैटोवोल्केनो और इंडिया यूज़्बेकिस्तान की एक्सरसाइज दसलिक को रिकैप किया। और मेंस प्रैक्टिस के लिए 3 बहुत ही अच्छी केस स्टडीज बन रही हैं यहाँ। हाँ, पहला GS2 पॉलिटिक्स हैं, 131st अमेंडमेंट बिल से जुड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज और उसके फेडरल चैलेंजेस को एनालाइज करना है। साथ ही ये महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे जुड़ता है, ये देखना है। दूसरा GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस है, जिसमें UNSC एक्सपेंशन में बिना वीटो पावर के जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस वाले इंडिया के क्लेम का एनालिसिस करना है, जिसमें वही 1960s वाला 5.1 का रेशियो और अफ्रीकन मॉडल आर्ग्यू करना होगा। बिल्कुल। और तीसरा क्वेश्चन GS3 एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से है। इसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। इंडिया में हीट वेव्स की बदलती नेचर और उसके कारण जो बड़ा लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उस पे सवाल है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू कूल यानी ठंडा रहने के अधिकार को लीगली मान्यता देने और इसे नेशनल डिजास्टर फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने की बात की गई है। ये राइट टू कूल आज के क्लाइमेट चेंज एरा में कितना बड़ा इशू बन चुका है ना। बहुत बड़ा। देखिए, हीट वेव्स अब सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है। जब टेम्परेचर इंसानी लिमिट के बाहर चला जाए तो कूलिंग सिर्फ एक आयशो आराम की चीज नहीं रहती, वो सर्वाइवल की अनिवार्यता बन जाती है।
अगर इसको ऑफिशियली एनडीएमए के अंदर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए तो स्टेट्स को फंड्स और रिसोर्सेज डिप्लॉय करने में काफी मदद मिलेगी। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आज के सेशन में हमने मॉडर्न रेलवे टेक, ग्लोबल ज्योग्राफी, डिप्लोमेटिक चोक पॉइंट से लेकर वैक्सीन डिप्लोमेसी तक के सभी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की पूरी डेप्थ को टच किया है। आई होप हर एस्पिरेंट को इन डॉट्स को कनेक्ट करने में मदद मिली होगी। बिल्कुल, फैक्ट्स के पीछे के रीजंस को आइसोलेट करके देखना ही एग्जाम की डिमांड है। लेकिन इस डीप डाइव को क्लोज करने से पहले मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट यहाँ रखना चाहता हूँ, जो इस सोर्स में तो डायरेक्टली नहीं है पर सोचने पर मजबूर करता है। हमने अभी GS3 में आर्टिकल 21 और राइट टू कूल की बात की, लेकिन जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स इसमें छिपा है। जिस एयर कंडीशनिंग या AC टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम खुद को ठंडा रखने और अपने राइट टू कूल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, वही ACs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी यूज के थ्रू बाहर के एनवायरनमेंट को और भी ज्यादा गर्म कर रहे हैं। ओह वाओ, ये तो सच में एक एंडलेस लूप जैसा है ना? खुद को कूल रखने की डेस्परेशन ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा रही है। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आने वाले कल में आप इस दुष्चक्र यानी इस विशिष्ट साइकिल को कैसे तोड़ेंगे, इस पर जरूर विचार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कॉन्सेप्ट की गहराई में ऐसे ही उतरते रहिए, अपनी रिसर्च जारी रखिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करते रहिए। थैंक यू।